नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बेटा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में डटे हुए होंगे, है ना। भाभी थानेदारों आ जाओ जल्दी जल्दी। बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सभी मेरे प्यारे 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 गुड्डा गुड्डी का। टीनू चौधरी, विनीता, कृष्णा, राम सिंह, नवनीत सिंह राजपूत, नमस्ते सर जी, नमस्ते। राम राम सर जी, राम राम। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। राधे राधे सर जी, राधे राधे। जय हिंद सर, जय हिंद। इंसाफ खान सर, कल की क्लास की नोट्स की पीडीएफ नहीं डाली अभी तक। बेटा शुरू के अंदर डाल दी थी ना पीडीएफ, वही तो पीडीएफ है मेन। ठीक है, पूरी की पूरी पीडीएफ डाल रखी है, वही मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और वो हस्तलिखित पीडीएफ देख लेना। ठीक है ना। हाँ, आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ, फिर मैं गेट बंद कर रहा हूँ। बाद में क्लास में किसी भी बच्चे को एंट्री नहीं मिलेगी। शाबाश टीनू चौधरी। की हाल गुरुजी? वधिया, तुसी दसो, मैं तो चंगा। किरण, जय भीम सर जी, जय भीम। शांति सिंह, माही सोनी, राधे राधे। एक बार बेटा मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। शांति, तू शांति शांति से सुन, तू बहुत पीछे पीछे चल रही है शांति। मैंने कल राव जोधा के बारे में बता दिया था ना, राव जोधा के बारे में बता दिया था, सातल देव के बारे में बता दिया था, सुज्जा के बारे में बता दिया था, बिक्का के बारे में बता दिया था, और गुरुजी आपने बता दिया था मालदेव के बारे में। अपने मालदेव पढ़ रहे थे बेटा ना। सातल देव के बारे में साधारण स्थिति, गुड़ला नृत्य याद रखना था सातल देव। बिक्का 1465 में कहाँ चला गया? बीकानेर, जंगल प्रदेश की नींव रखी, वो बीकानेर में पढ़ लेंगे। मैंने राव मालदेव बताया था, शांति से सुनना बेटा। राव मालदेव का शासनकाल 1531 से 1562 था। मालदेव ने अपने पिता की हत्या की थी। किसकी हत्या की थी? पिता राव गांगा की हत्या की थी। इस कारण मारवाड़ का पितृहंता राजा कहा जाता है राव मालदेव को। राव मालदेव के पिता राव गांगा के पास में खानवा युद्ध में राणा सांगा ने आमंत्रित किया था, लेकिन राणा सांगा के युद्ध के अंदर राव गांगा अपने बेटे मालदेव को भेजता है। मालदेव का शासनकाल बताया था 1531 से 1562 के बीच में। मालदेव का राज्याभिषेक हुआ था सोजत पाली के अंदर। मालदेव का जो शासनकाल था 31 दूना 62, 1532 के अंदर इसका राज्याभिषेक होता है। 3162, 31 दूना 62 मैंने बताया था, अगर एक्स्ट्रा याद रखो तो। राष्ट्रीय मरु उद्यान फैला हुआ है 3162 वर्ग किलोमीटर में। राष्ट्रीय मरु उद्यान राष्ट्रीय उद्यान नहीं है बल्कि प्रस्तावित है ना। और चलो खैर छोड़ो, वापस आ जाओ, अपने अपने टॉपिक बिंदु पे आते हैं। फिर मैंने उपनाम बताए थे कि मालदेव को मारवाड़ का पितरहंता राजा, हसमत वाला राजा, पुरुषार्थी राजकुमार, 52 युद्धों का विजेता, 58 परगनों का विजेता, पश्चिमी दुर्गों का निर्माता माना जाता है राव मालदेव को। इस वीर ने सबसे पहले वीरा को हराया था, भाद्राजुन पर अधिकार किया था। इसने नागौर के शासक सिकंदर खां को हराया था हीराबाड़ी के युद्ध के अंदर। सॉरी, नागौर के दौलत खां को हराया था। जालोर के सिकंदर खां को इसने पराजित किया था। मेड़ता के विरमदेव को हराया था। बीकानेर के राव जेत सिंह को इसने हराया था। ठीक है, सिवाना के डूंगर जी को हराया था। सारी बातें बताई थी। फिर मैंने पाहेबा या साहेबा का युद्ध बताया था कि पाहेबा या साहेबा का युद्ध 1541-42 में बीकानेर के पास में हुआ था, और इस युद्ध के अंदर राव मालदेव ने राव जेत सिंह को हरा दिया था। राव जेत सिंह सैनिक सहायता लेकर के गया। सैनिक सहायता लेने के लिए शेरशाह सूरी के पास में एक व्यक्ति को भेजा था जिसका नाम क्या था? नागराज था। ठीक है, ये बात बताई थी। फिर मेरे बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि जो राव मालदेव था, इसने गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा था 5 जनवरी 1544 को। इसने तो क्या लड़ा था? ये सिवाना दुर्ग में चला गया था और युद्ध लड़ते हैं जेता और कुंपा बहादुरी के साथ में। शेरशाह सूरी इस युद्ध को जीत लेता है जलाल खान जलवानी के सहयोग से। और फिर शेरशाह सूरी ने कहा था कि काश जेता और कुंपा जैसे विश्वास पात्र सेनापति मेरे पास में होते तो मैं हिंदुस्तान का बेताज बादशाह होता। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। और तीसरा कथन इसने कहा था कि अगर मेरी तकदीर ने, मेरे भाग्य ने, मेरे लक ने अगर मेरा साथ दिया तो एक दिन मुगलों को बाहर से बाहर जरूर खदेड़ूंगा। यहां तक बेटा मैंने आपको बातें सारी बता दी थी। बेटा मैं टाइप करवा दूंगा, आप ना ये टॉपिक पढ़ लो मेरे बच्चों, और हो सकता है मैं आपको ना जल्दी ये जो टॉपिक है इसकी भी टाइपिंग पीडीएफ भी पहुंचा दूंगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं ना टाइप करवा लूंगा। आप इसके बेफिक्र रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, पढ़ते रहो। आपका आदेश, आपका हुक्म बेटा मेरे सिर माथे। ठीक है। अफगान था बेटा, अमित तिवारी कल बताया था ना, अफगानों की अधीनता स्वीकार कर रहे हैं। मोमडन अफगान था ये। पठान, पठान होते हैं ना, वो था ये। तो याद रख लेना, शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाले राजस्थान के कौन से राजा है? कौन से राजा है?
तो याद रखना, अफगानों की दीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का कल्याणमल, मेड़ता का वीरमदेव, जयपुर का रतन सिंह कछुआ है, मेवाड़ का महाराणा उदय सिंह, इन सब ने अधीनता स्वीकार की थी। अच्छा ऐसे क्या विनीता, देख लेंगे, देखेंगे फिर। सर आप राव दुद्धा और बताया था, राव दुद्धा और बताया, राव दुद्धा तो मेड़ता का था, मेड़ता का मैंने वीरमदेव बताया है कृष्णा। चलो अब देखो बेटा, रूठी रानी कल मैं बता के चला गया था, रूठी रानी है ना, तू रूठ के यूं चली जाएगी, तेरे जाने के बाद मेरे मरने की खबर आएगी, ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तू जाती है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। इसी पे बता देता हूं, चलो मेरे लाडलो, याद रखना लाडलो, अपने क्या पढ़ रहे हैं बेटा, राव मालदेव के बारे में, ठीक है। इस राव मालदेव का विवाह होता है बेटा, राव मालदेव ने पुनः अधिकार कर लिया था 1545 में जब मृत्यु हो गई थी तब, और ये राव जोधा के बेटे थे, क्या राव गंगा के पुत्र थे। शासनकाल नहीं याद रख पाते आप, देख लो कृष्णा, ध्यान पता नहीं कहाँ होता है। मैंने राव जोधा के बेटे बताए थे, राव जोधा का बेटा सुजा बिक्का गंगा बताया था, सुजा के बाद में गंगा बना, गंगा का बेटा फिर मालदेव बना, मालदेव के बाद में आएगा चंद्रसेन। चलो, राव मालदेव का जो विवाह होता है वो होता है बेटा जैसलमेर में। कहां पे होगा लाडलो, जैसलमेर। और जैसलमेर के अंदर भाटियों का राज था, और जैसलमेर में कोई राजा था, उसका नाम था बेटा लूणकरण भाटी। क्या नाम था बेटा, लूणकरण भाटी था। इस लूणकरण भाटी की पुत्री थी जिसका नाम था बेटा उमादे। क्या नाम था मेरे बच्चों, उमादे। इस उमादे के साथ में मालदेव का विवाह होता है, ठीक है, ठीक है। राव मालदेव उमादे के साथ में क्या करते हैं बेटा, विवाह करते हैं, और कहते हैं मालदेव बहुत सुंदर दिख रहे थे। लूणकरण भाटी विवाह नहीं करना चाहता था, मजबूरन करना पड़ा। कहते हैं उसी दिन राव लूणकरण भाटी शादी वाले दिन ही किसे मौत के घाट उतारना चाहता था, राव मालदेव को। लूणकरण भाटी जब ये बारात लेकर के वहां पर पहुंचे थे ना, तोरण मार रहे थे, उस समय निश्चय किया गया उम्मादे के पिता के द्वारा कि आज जैसे ही तोरण मारने यहां पर आएगा ना मालदेव, मैं उसकी हत्या कर दूंगा। तो यहां पर दोनों झगड़ते हैं, लूणकरण भाटी और इसकी पत्नी। तो उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी ना होता है, अपने घर का जुआई है, ये है वो है। तो उस समय बारात का डेरा देखने के लिए कहते हैं उम्मादे छत पे जा रही थी। उस समय बेटा फोन तो था नहीं, है ना, वरना तो दूल्हा तैयार होता है ना तब वीडियो कॉल चलती है ना। आगे पत्नी दुल्हन ही बता देती है कि नहीं ये ड्रेस नहीं, कोट पहना है, वो पहनो, है ना, आंखों में काजल कम लगाए, थोड़ा सा काजल लगाओ, टिक्का और लगाओ, निजर लगा देंगे वरना सालियां आपको, है ना। हाँ, उस समय तो ये जमाना ही नहीं था। आजकल तो आ भी जाए तो प्लीज सेंड पिक ऑफ डेरा, कैसे दिख रहे हो, है ना। तो पहले वो थे नहीं। तो कहते हैं उमादे छत पे जाती है तो अपने माता पिता को झगड़ते हुए सुन लेती है कि आज मालदेव की हत्या करनी है। ये संदेशा किसके पास में पहुंच गया, मालदेव के पास में। किसके पास में पहुंचा दिया, मालदेव के पास में। उसने कहा बच के रहना, ठीक है, बॉडी बिल्डर आज वरना आपकी हत्या हो सकती है यहां पर। तो मालदेव ने कहा कि डरता तो मैं इनसे पहले ही नहीं था, अब तूने मुझे सूचना दे दी, अब तो मैंने की कौन समझू, डोंट वरी। अब हुआ क्या मेरे बच्चों, जब उम्मादे का विवाह किसके साथ में हो गया, राव मालदेव के साथ में, तो उस समय उम्मादे की सहेली भी साथ में जाती है, कुछ दासियां साथ में जाती हैं, जिसका नाम क्या था बेटा, भारमली, बागा भारमली। ये बागा से बहुत प्रेम करती थी, ये भी साथ में चली गई। ये उम्मादे भी सुंदर, उन उम्मादे से भी सुंदर थी बेटा। कौन कौन सुंदर थी गुरुजी, बागा भारमली, भारमली। अब कहते हैं पहले नशा तो करते ही थे बेटा, है ना। हाँ, तो कहते हैं कि जैसे ही बारात जोधपुर पहुंची, क्या बात है बेटा, हाँ लूणकरण की बेटी थी। अब हुआ क्या लाडलो, राव मालदेव का विवाह उम्मादे के साथ में हुआ, उम्मादे के साथ में और कौन गई, भारमली। तो उम्मादे जैसे ही वहां पर पहुंची तो कहते हैं वहां पर उम्मादे हार श्रृंगार कर रही थी, और मालदेव को सूचना देने कौन जाती है बेटा, भारमली, कि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा जो रानी साहिबा है उनको आने में। तो कहते हैं कि मालदेव ने भारमली के साथ में नाजायज संबंध बना लिए थे। किसके साथ में नाजायज संबंध बना लिए थे, भारमली के साथ में। इस कारण ये उम्मादे नाराज हो गई, है ना, कि मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है रामजादा बेवफा है। किसको कहा, मालदेव को।
ठीक है, और ये कह करके यहां से रूठ करके ये चली गई बेटा। इस कारण इसे क्या बोलते हैं बेटा, रूठी रानी कहा जाता है। इस कारण मेरे बच्चों इसे क्या कहा जाता है, रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। और ये रूठ करके कहां चली गई थी लाडलो, तारागढ़ दुर्ग चली गई थी। और फिर इसे मनाने के लिए कौन जाते हैं, तो मेरे बच्चों इसे मनाने के लिए कोई व्यक्ति जाएगा, वो जाएगा ईश्वर बारहट। कौन मनाने के लिए गया था, आपसे पूछ, आगे लिखी हुई है सारी बातें, मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको। मुस्कान ध्यान से सुन बेटा मेरी बात। तू उमादे को लेने के लिए किसको भेजा था, ईश्वर बारहट को। किसको भेजा मेरे बच्चों, ईश्वर बारहट गया था। और ईश्वर बारहट जैसे गया ना, तो इसने जैसे वहां पर पहुंचा तो उमादे ने आदर सत्कार किया। बीच में पर्दा लगा होता था जालीनुमा, तो वहां पर वार्तालाप करते हैं। तो उमादे ने पूछ भी लिया वैसे भी कि वो मेरे हस्बैंड कैसे हैं, मेरे भरतार कैसे हैं, आपके राजा साहिबा कैसे हैं। तो ईश्वर बारहट ने चार पास से लगा करके सुना दी कि रानी साहिबा, मालदेव जी का मन नहीं लगता आपके बगैर, वो रोजाना सैड स्टेटस लगाते हैं, हमेशा जब भी ड्रिंक करते हैं, दारू पीते हैं, तो हमेशा मंद मंद यूं ही करते रहते हैं। आई मिस यू उमली, आई मिस यू उमादे, मुझे तेरी बहुत याद आती है, हमेशा सैड स्टेटस लगाते हैं, आपके बगैर बिल्कुल भी उनका मन नहीं लग रहा, आप साथ में चलो, आपको बुलाया है। इतना कहते कहते हैं उमादे तैयार हो गई, कपड़ा जोड़ा मंगा लिया और वहां से रवाना हो गई। फिर उम्मादे की आशा जगाने का काम किसने किया था, उम्मादे की आशा जगाई थी बेटा आशा बारहट ने। आशा किसने जगाई मेरे बच्चों, आशा बारहट ने जगाई थी। आशा बारहट ने कहा था कि मान रखे तो पीव रखे तज मान, दो गायें न बंधी एक ही खंबे ठाण। ठीक है, याद रख लेना, उम्मादे का स्वाभिमान पुनः जगाने का काम किसी ने किया था, आशा। बहुत शानदार कवि था बेटा आशा बारहट। तो इसने वीरस की बातें सुनाई कि मान रखे तो पीव तज, जो आपने कुछ साल पहले मान रखा था ना, और उस मान को रखने के लिए अपने पिया को त्याग दिया था। मान रखे तो पीव तज, पीव रखे तजमान। अगर पिया प्यारा लग रहा है ना, बड़ी मुंछाड़ो प्यारो लगा है, तो जो मान स्वाभिमान आपने बचा के रखा था इज्जत को, फिर उसको छोड़ दे। तो दो गायें हैं न बंधी एक ही खंबे ठाण, यानी दो गज दो हाथी एक ही खंबे पर एक ही जगह पर इकट्ठे कभी नहीं बांधे जा सकते। उम्मादे जाती नहीं बेटा वापस। तो 1562 में जब राव मालदेव की मृत्यु होती है ना, तो उसकी पगड़ी के साथ में सती होती है कौन, उम्मादे। और पति की किसी वस्तु के साथ में पगड़ी होना, सती होना, वो क्या कहलाती है बेटा, वो कहलाती है अनुमरण प्रथा। ठीक है, ठीक है ना। नहीं, फिर तो ये बेटा यहां से चली गई थी, बारमली भी यहां से निकल करके चली गई, बाघा के पास में चली गई। बाघा बारमली की तो कहानी बेहद बेहद रोमांचक है। हाँ, नमस्ते पूजा। चलूं आगे, ये देखो सारी चीजें लिखी हुई है। ये तो रूठी रानी के बारे में मैंने बता दिया, आज मैं इसको डिलीट कर देता हूं बेटा। एक बार देख लो, उमादे पिछोला झील के किनारे, कोमलावती जय सिंह की पत्नी जयसमंद झील, सुहावा देवी पृथ्वीराज चौहान सेकंड की पत्नी मैनाल भीलवाड़ा में, नूरजहां ये जहांगीर अनासागर झील के किनारे। ये रूठी रानी है बेटा। इसको बेटा मैं डिलीट कर देता हूं ना, आज लिखना नहीं पड़ेगा आपको वापस। ये यहां पर देखो, उमादे विवाह, उमादे का विवाह किसके साथ में हुआ था मेरे बच्चों, मालदेव के साथ में हुआ। मैं पढ़ देता हूं, ठीक है। इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। उमादे के साथ भारमली आई थी। उमादे रूठ कर तारागढ़ दुर्ग अजमेर केलवा गुरोंज नामक स्थान पर रही। 1562 में मालदेव की मृत्यु के बाद उमादे तारागढ़ दुर्ग में सती होती है। ठीक है, छत्री तारागढ़ दुर्ग अजमेर में बनी। नोट, पति की पगड़ी या वस्तु के साथ में सती होना क्या कहलाता है, अनुमरण प्रथा कहलाता है। ठीक है ना। हाँ, शाबाश। 1562 में मालदेव की क्या हो जाती है, मृत्यु। मालदेव ने सोजत किला, मेड़ता, सातलमेर दुर्गों का क्या करवाया था बेटो, निर्माण करवाया था। जोधपुर दुर्ग का आधुनिक निर्माता भी कौन माना जाता है, मालदेव। राजस्थान में मारवाड़ चित्रकला शैली का उद्भव किसके समय हुआ था, मालदेव के समय। मारवाड़ चित्रकला शैली। और यहां पर मैंने चित्र भी बताए थे कि चौखिलाव महल में राम रावण युद्ध का चित्रांकन जो हुआ था, वो मालदेव के समय हुआ था। ठीक है, स्टेटस लगाते थे तो स्टेटस तो होता ही है फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल किरण, बिल्कुल साची बोली। तो मौका मिलेगा तो बताएंगे।
है ना। शाबाश। अब देखो बेटा, आपने पढ़ेंगे राव चंद्र सेन। किसके बारे में पढ़ना है मेरे बच्चों? राव चंद्र सेन के बारे में। मुझे कई बार लगता है कि इतिहासकारों ने जहां जो चीजें मिली उनको पढ़ना पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन एक ऐसे योद्धा भी हुए हैं जिनको अपने इतिहास में भुला दिया गया है, उनको नहीं याद किया गया। उनका नाम आता है बेटा चंद्रसेन। ठीक है ना, क्या नाम आता है? चंद्रसेन। राव मालदेव के बाद में तीसरे नंबर के बेटे थे राव चंद्रसेन। बड़ा मोटा राज उदय सिंह था, उसको सत्ता नहीं दी गई। फिर उसके बाद में एक लड़का और था राम सिंह, उसको सत्ता नहीं दी गई। सत्ता किसको देगी? योग्य पुत्र राव चंद्रसेन को। राव चंद्रसेन मेरे बच्चों राजस्थान का पहला, मारवाड़ का पहला और अंतिम राजपूत राजा है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, महाराणा प्रताप की बात नहीं कर रहा मैं, राव चंद्रसेन की बात कर रहा हूं। राव मालदेव और स्वरूप देव का लड़का था बेटा राव चंद्रसेन। याद रख लेना, महाराणा प्रताप अपने पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हैं, तो महाराणा प्रताप ने भी अगर कुछ सीखा था तो कहते राव चंद्रसेन से सीखा था। इस कारण महाराणा प्रताप को राव चंद्रसेन का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। ठीक है, जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने जंगलों पहाड़ों को चुना, उनसे पहले जंगलों व पहाड़ों को किसने चुन लिया था? राव चंद्रसेन। यानी सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार न करने वाला कोई राजा था, राव चंद्रसेन था। फिर महाराणा प्रताप ने भी अधीनता स्वीकार नहीं की। इन्होंने जंगलों व पहाड़ों को चुना तो महाराणा प्रताप ने भी जंगलों व पहाड़ों को चुना। राव चंद्रसेन ने छापामार पद्धति का प्रयोग किया तो उधर आपके महाराणा प्रताप ने भी जंगलों में रह करके मुगलों के साथ में संघर्ष किया था। कहीं ना कहीं तालमेल बैठ रहा है। इसी कारण राव चंद्रसेन को कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप, भूला बिसरा राजा, द फॉरगेटन हीरो ऑफ राजस्थान, विस्मृत राजकुमार। ठीक है, जिसे इतिहासकारों ने भुला दिया। सभी राजपूत राजाओं का आदर्श शासक माना जाता है आपके राव चंद्रसेन को। ठीक है, कहते हैं इन्होंने सेठ साहूकारों पर ज्यादा टैक्स लगाया था, उनसे लूट खसोट की थी, इस कारण थोड़े से इनकी वैल्यू डाउन हुई थी। लेकिन मैं कहता हूं कि जनता को सहयोग करना चाहिए था और जनता ने सहयोग किया भी था राव चंद्रसेन का, लेकिन इतिहासकारों ने इसके साथ में अनभिज्ञ किया, भुला दिया गया। इन्होंने क्यों? आप घर पे जाकर के पूछ लेना अपने दादा परदादा नाना या पापा से कि पापा राव चंद्रसेन को जानते हो क्या, तो पूछेंगे गोत्र क्या है उनकी, कहाँ रहते हैं। अगर ये बात आप पूछ लोगे पापा महाराणा प्रताप को जानते हो क्या, तो आपको चार बातें बता देंगे कि बिल्कुल जाना, महाराणा प्रताप एक ऐसा महानतम योद्धा था। लेकिन दुर्भाग्य, विडंबना कि हम हमारे एक ऐसे योद्धा को नहीं पहचान पाए जिसका नाम राव चंद्रसेन था। महाराणा प्रताप पर तो कहते हैं फिर भी कवि ने पाथल और पिथल लाइनें लिखी है ना, जिसकी कुछ लाइनें भी है कि अरे घासरी रोटी ही घणी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरियो चीख पड़ियो, राणारो सोयो दुख जाग्यो, हूँ लड़ियो घणियो हूँ सह्यो घणियो, मैं वाड़ रही आण बचावण ने, मैं पात नहीं राखी रण में जे त्यारो खून बहावण ने, जद आज बिलख तो देखू हूँ राजकंवर ने रोटी ने, तो खाक धर्म ने भूलू हिंदवाणी चोटी ने, आ सोच हुई दो तूक तरक राणा भीम बजर छाती, आंख्या में आंसू भर बोलियो, हूँ लिखशू अकबर न पाती, हूँ लिखशू अकबर न पाती। ठीक है ना, राम सिंह बोल रहा है मालदेव का बेटा नहीं था, यह स्वरूप सिंह का बेटा था। अरे स्वरूप दे माता का नाम था बेटा, स्वरूप सिंह नहीं था राम सिंह। ये देख लिखा हुआ है यहां पर, देख जन्म 1541 में, तेज सिंह की बेटी का नाम था स्वरूप दे, पिता का नाम क्या था? मालदेव, भाई का नाम क्या था? उदय सिंह और राम सिंह। बड़ा भाई उदय सिंह था, राम सिंह था। ये दोनों अकबर के पास में चले गए थे और अकबर ने फिर हुसैन कुली खां को भेजा था 1564 में। ठीक है ना, 1564 में हुसैन कुली खां को भेजा था। मारवाड़ का प्रताप, भूला बिसरा राजा, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक, महाराणा प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का प्रताप, द फॉरगेटन हीरो ऑफ राजस्थान, राजपूत शासकों का आदर्श शासक कहा जाता है बेटा। फिर देखो, मारवाड़ का पहला और अंतिम राजा था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। फिर देखो बेटा, लोहावट का युद्ध 1564 वाला, इस युद्ध में अपने भाई उदय सिंह को हराया था। राव चंद्रसेन के भाई उदय सिंह, राम सिंह अकबर के दरबार में चले गए थे। अकबर ने 1564 में हुसैन कुली खां को जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, तो राव चंद्रसेन जोधपुर दुर्ग छोड़ करके भाद्राजुन जो जालोर वाला भाग है ना, वहां चले गए थे। कुछ समय बाद में जोधपुर पर अधिकार भी कर लिया था। फिर कहते हैं राव चंद्रसेन जगह जगह भटकते रहे। ठीक है, कभी काणुजा की पहाड़ियां, कभी भाद्राजुन की पहाड़ियां, कभी सारण की पहाड़ियां, कभी पिपलूद की पहाड़ियां, लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। कहते हैं जब इनके पास में सारी धन सामग्री समाप्त हो गई,
है ना। डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ भी ये गए थे। राव महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक समारोह में भी 1572 में ये शामिल हुए थे। जब धन सामग्री समाप्त हो गई थी तो राव चंद्र सेन पहुंचते हैं जैसलमेर के राजा हर्राय भाटी के पास में, जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर रखी थी। आनंद राम पंचोली था उस समय वहां का प्रशासक। तो जो जैसलमेर दुर्ग के पास हर्राय भाटी के पास में पहुंचे और उनसे जाकर के कहा कि मेरे पास में पोकरण दुर्ग है, ये आप गिरवी रख लीजिए और मुझे 1 लाख फदिये दे दीजिए। तो जैसलमेर के हर्राय भाटी ने पूछा कि आप इन पैसों का करोगे क्या। तब इन्होंने कहा कि मैं मेरी मातृभूमि को आजाद कराऊंगा, जब तक मैं जिंदा हूं उनको छुड़ाने की कोशिश करूंगा। बेटा कोई दिक्कत आई ना, मेरे खुद के नंबर है 96 675 83 022 9667583022। मैसेज कर देना, ठीक है। नाम लिख करके, शहर का नाम लिख करके कर देना, मैं नंबर सेव कर लूंगा, ठीक है। शाबाश। ये क्या कर राम सिंह कह रहा प्रश्न आया था, ऐसा ही में आया था, क्या बात है बेटा, ठीक है। तो ध्यान में रख लेना। फिर याद रखना 1570 में नागौर दरबार लगा था, तमाम राजा आए थे अधीनता स्वीकार करने के लिए। मारवाड़ से मोटा राज उदय सिंह जा रहा है, ठीक है, रावचंद्र सेन नहीं गया था। जैसलमेर का हर्राय भाटी आ रहा है, बीकानेर का कल्याणमल आ रहा है, बूंदी व रणथंभौर का सुरजनहाड़ा आ रहा है, जैसलमेर का हर्राय भाटी आ रहा है। सब राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली, रावचंद्र सेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। शांति यहां बेटा पढ़ाने का काम है, ठीक है। हाँ चलो बेटा, मौका मिलता है तब तो मैं रिप्लाई करता ही करता हूँ कोई 1-2 नंबर होता तब तो हाथों हाथ रिप्लाई कर दूं। और आप तो वैसे से कहते हो कि गुरुजी हमने आपको मैसेज कर दिया, ही सर, हेलो सर, हाउ आर यू, आई एम फाइन, कैसे हो सर, खाना खा लिया क्या, रोटी खाई कौन खाई, सर आपकी सब्जी क्या बनाई थी आज, आज आपने डिनर होटल में किया था क्या रूम पर किया था, सर आपने खाना खुद ने बनाया था किसी ने बना करके दिया था, सर आज खाने रोटी चुपड़ी हुई है सीधी रोटी जल रही थी, सर जी मैडम जी ने खाना कैसे बना करके दिया। रे इनका क्या रिप्लाई करूं रे मैं आपको, काम की बात हो तो काम की बात बताई जाए, है। देखो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले शासक कौन कौन से थे। मारवाड़ से कौन गया था बेटा, मोटा राजुदय सिंह। आमेर का भारमल, भारमल नहीं बेटा दरबार लगवाया था, याद रखना। हाँ शांति व्हाट्सअप, ठीक है। बूंदी व रणथंभौर से सुरजनहाड़ा, बीकानेर का कल्याणमल, राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ पुत्र थे। जैसलमेर का हर्राय भाटी, ठीक है। अकबर जब नागौर दरबार लगा था तो इसने शुक्र तालाब और अकबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, ठीक है। शांति बोल रही है, शांति सिंह सर मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करते हो आप। बेटा देखते ही तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। चलो चलो मेरे बच्चों, अकबर ने चंद्रसेन के खिलाफ बीकानेर के राय सिंह को भेजा था। बहुत अच्छा प्रश्न आया हुआ है पेपर में। राव चंद्रसेन ने, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट मेरे बच्चों, 1 मिनट, ठीक है, ओके कर लूंगा बेटा। अगर मैं से सीन नहीं हुआ तो नंबर भी सेव कर लूंगा, ठीक है, ना चिंता करो। अब पढ़ाई पे ध्यान दो, छोड़ो छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नया दौर है, मिलकर लिखेंगे नई कहानी। अब आ जाओ यहां पर, चलो। मुगल शासक अकबर ने रावचंद्र सेन को भेजा था बेटा 1572 और 1574 के अंदर जोधपुर दुर्ग का प्रशासक नियुक्त कर दिया था। जब रावचंद्र सेन जोधपुर दुर्ग पहुंचे, बीकानेर के महाराजा राय सिंह जब जोधपुर दुर्ग पहुंचे थे तो रावचंद्र सेन ने जोधपुर दुर्ग छोड़ करके मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली कुमथाना दुर्ग, खैराबाद दुर्ग, जालोर दुर्ग की कुंजी, सिवाना दुर्ग में शरण ले ली थी। तो राय सिंह पीछा वहीं पर भी करता है, वहां भी पहुंच जाता है बेटा, ठीक है। याद रखना, मुगल शासक अकबर ने रावचंद्र सेन के खिलाफ बीकानेर के कौन से राजा को भेजा था, क्रमशः 1572 और 74 को। तो राय सिंह, बीकानेर के महाराजा राय सिंह को भेजा था। पहले जोधपुर दुर्ग का प्रशासक नियुक्त किया राय सिंह को, फिर शिवाना दुर्ग का नियुक्त किया। तो रावचंद्र सेन ने दुर्ग छोड़ करके जंगलों और पहाड़ों को चुना, छापामार पद्धति का प्रयोग किया। कभी सारण की पहाड़ियां, कभी काणुजो की पहाड़ियां, भाद्राजुन की पहाड़ियां, पिपलूद की पहाड़ियों में रह करके संघर्ष किया और ताउम्र मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। कहते लास्ट में 11 जनवरी 1581 को इनका प्रमुख सहयोगी बेरसल नामक व्यक्ति ने, कहते रावचंद्र सेन को भोजन में विष जहर मिलाकर के दे दिया, जिस कारण इस भूला बिसरे राजा की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। सारण के अंदर इनकी क्या बनी हुई बेटा, छतरी बनी हुई है। आपको कहीं मिल जाए ना लिखा हुआ कि
रावचंद्र सेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। गलत है बेटा, आप सोच करके देखो मेरे बच्चों, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, तो आप याद रखना रावचंद्र सेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। अगर अधीनता स्वीकार कर ली होती, मान लो 1 मिनट के लिए मान ले कि रावचंद्र सेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो फिर क्यों ये जंगलों पहाड़ों में घुमा था? रावचंद्र सेन ने अगर मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो क्यों बीकानेर के महाराजा राय सिंह को जोधपुर दुर्ग का प्रशासक नियुक्त किया? क्यों सिवाना दुर्ग का प्रशासक नियुक्त किया? अगर रावचंद्र सेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो 1564 के अंदर क्यों हुसैन कुली खां को आक्रमण करने के लिए भेजा गया था? रावचंद्र सेन ने अगर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो उसके भाई अकबर के कहने पर लोहावट का युद्ध क्यों लड़ा गया? उसके कहने पर हुसैन कुली खां क्यों चल कर गया? तमाम चीजें आपके सामने पड़ी है। इससे पता चलता है कि रावचंद्र सेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं किया। याद रखना बेटा, इसमें शायद लिखा होगा रावचंद्र सेन ने जैसलमेर के हराई बाटी के पास में कौन सा दुर्ग गिरवी रखा था? पोखरण दुर्ग। रावचंद्र सेन ने पहाड़ियां, काणुजो की पहाड़ियां, बादराजुन की पहाड़ियां, सिवाना की पहाड़ियों में रहकर के शरण किया, पिपलूद की पहाड़ियों में रहकर के संघर्ष किया। पिपलूद की पहाड़ियां, ठीक है। रावचंद्र सेन ने जैसलमेर के हराई घाटी के पास पोखरण दुर्ग गिरवी रखा था। रावचंद्र सेन की मृत्यु 11 जनवरी 1581 को बेरसल नामक व्यक्ति ने जहर दे दिया था। जहर दिया जिसके कारण सच्याप नामक स्थान पर मृत्यु हुई थी। जहर दिया जिसके कारण सच्याप नामक स्थान पर रावचंद्र सेन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है। छतरी कहां बनी हुई है? सारण के अंदर। एक चीज मैं और लिख रहा हूं बेटा, इसके अंदर ऐड कर लेना। आगे सीधा मोटा राज उदय सिंह है ना, तो यहां एक चीज लिख देता हूं। मुगल शासक अकबर ने, मुगल शासक अकबर ने, मुगल शासक अकबर ने 1581 में सर्वप्रथम जोधपुर की भूमि को खालसा भूमि घोषित किया था। सर्वप्रथम जोधपुर की भूमि को खालसा भूमि घोषित किया। जोधपुर की भूमि को खालसा भूमि घोषित किया। खालसा वो भूमि होती है जो राजा के नियंत्रण में चली जाए बेटा, ठीक है। खालसा भूमि घोषित किया। ये याद रख लेना, याद रख लोगे। चंद्रसेन का बेटा उदय सिंह महाराणा प्रताप सिंह का पापा है क्या सर? अरे रजनी, अपने मारवाड़ पढ़ रहे हैं रे, वो मेवाड़ अलग है। ये एक नाम के, मेरा नाम राम कुमार है, मेरे नाम के और भी तो राम कुमार हो सकते हैं। जैसे एक स्कूल में नहीं पढ़ते थे उस नाम, ये मारवाड़ है, वो मेवाड़ में अलग है बेटा। मेवाड़ में महाराणा उदय सिंह है, ये मोटा राज उदय सिंह है। गोलगप्पा खा खा मुट्टो एड़ो थार लदाई। थैंक यू बेटा मांगीलाल। देखो, मोटा राज उदय सिंह, ये महाराणा प्रताप का पिता नहीं, वो मेवाड़ महाराणा उदय सिंह है। ये मारवाड़ का राठौड़ है, वो राणा महाराणा है बेटा मेवाड़ के। ठीक है रजनी। देखो, मोटा राज उदय सिंह के बारे में 4 बातें याद रखनी है। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का पहला राजा भारमल था, जयपुर का। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का पहला शासक मोटा राज उदय सिंह था। मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला शासक मोटा राज उदय सिंह था। ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला शासक, वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला, मारवाड़ चित्रकला शैली में मुगल प्रभाव, मोटा राज की उपाधि अकबर ने दी थी, मोटा राज। ठीक है। गोलगप्पा खा खा मोटो एडो। गोलगप्पे आप में भी कई खाते हैं ना। गोलगप्पे कौन कौन खाता है रे? बताओ, गोलगप्पे कौन कौन खाता है? लड़कियां ज्यादा खावा है गोलगप्पा, बताओ। ठीक है। हाँ, गोलगप्पे से गैस ज्यादा बढ़ती है, गोलगप्पे से शरीर हेल्थी होता है, गोलगप्पे से शरीर मोटा होता है, ध्यान में रख लेना। ठीक है। गोलगप्पे ना खाया करो। और गोलगप्पे खा खा फिर थोबड़ा भी गोलगप्पे जैसा हो जाता है ना। हाँ, गोलगप्पे। और कई बार तो वो साफ सुथरे भी नहीं होते रे, हाथ भी ऐसे ही होते हैं बेटा। अब हाथ पता नहीं कहाँ कहाँ यूज करते हैं, वैसे डुबोते हैं, वैसे गोलगप्पा भर करके दे देते हैं। और फिर यूर अच्छा अच्छा बनाया है ना। हाँ, समोसा में तो कुछ कोने में नहीं, लेकिन गोलगप्पा थोड़ा सा ध्यान रखा करो, साफ सुथरा हो वहां पर खा लिया करो। जगह जगह गोलगप्पे मत खाया करो रे। ठीक है। नहीं तो वो पानी ढंग का होता है गोलगप्पे वाला, न वो होता है। ठीक है। और फिर थारा दिक्कत होगी,
पेट में गुड़गुड़ होगी है। हाँ, न हाथ साफ होते हैं न कोई बात। हाँ ये देखो लड़कियां का सारा में ज्यादा मैसेज है, देख लेते हैं। चलो ठीक है, ये देखो अच्छा यहाँ लिखी हुई बात है ना, 1581 में रावचंद्र सेन की मृत्यु के बाद जोधपुर की भूमि को मुगल शासक अकबर ने खालसा भूमि घोषित कर दिया था। खालसा भूमि वो भूमि होती है जो राजा के नियंत्रण में हो, अपने नहीं बोल देते क्या तो नगर पालिका की जगह है वैसे। मोटा राज उदय सिंह ने मुगल शासक अकबर के पुत्र जहांगीर से अपनी पुत्री मानमती मानीबाई जगत गोसाई जोधाबाई का विवाह किया था। जोधपुर की राजकुमारी होने के कारण जोधाबाई कहा जाता है। मानमती मानीबाई जगत गोसाई जहांगीर से उत्पन्न बेटा कौन सा था? खुर्रम। ये समझा? बिल्कुल बेटा, किशन सिंह ने 1609 में किशनगढ़ शहर की स्थापना की थी। हाँ मतलब पानीपुरी बेटा, पानीपुरी पानीपुरी उसी की बात कर रहा हूं। सुनो मेरे लाडलो, मोटा राज उदय सिंह ने अपनी पुत्री मानमती मानीबाई जगत गोसाई जोधाबाई का विवाह किया था अकबर के साथ में। ठीक है, किसके साथ में किया? अकबर के साथ में। लेकिन क्या सर अकबर के साथ में किया था या उसके बेटे जहांगीर के साथ में किया था? तो मेरे बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि जो जोधा अकबर मूवी निकली थी, ठीक है, वो सबसे ज्यादा विवाद रहा था और उसके विवाद होने के कारण भी कई कारण थे। ठीक है, तो आप याद रख लेना कि जोधाबाई हरखाबाई को नहीं कहा जाता। अगर मैं यहां पर ज्यादा विस्तार करूंगा तो आप पक्के कंफ्यूज हो गए, ये मेरा वादा है आपसे। आप सीधा इतना याद रखना कि मोटा राज उदय सिंह की बेटी थी क्या जोधाबाई? तो मैं कहूंगा बिल्कुल मोटा राज उदय सिंह की बेटी थी जोधाबाई। ठीक है, आप कहोगे तो सर बारमल की जो जोधा अकबर मूवी बनी हुई है तो वो तो बारमल की लड़की बता रखी है, वो गलत है बेटा, सरासर साफ साफ गलत है। इसीलिए मैंने कहा था कि इतिहास कभी सीरियल नहीं होता, सीरियल कभी इतिहास नहीं होता, कहानी कभी इतिहास नहीं होती, इतिहास कभी कहानी नहीं होता। तो आप याद रख लेना, जो बारमल की बेटी थी उसका नाम हरखाबाई शाहीबाई रखीबाई था, न कि जोधाबाई। जोधपुर की राजकुमारी होने के कारण जोधाबाई कहा जाता था और वो मोटा राज उदय सिंह की बेटी थी और उसका विवाह अकबर के साथ में नहीं बल्कि जहांगीर के साथ में हुआ था और इसे संतान पैदा हुई थी खुर्रम। ठीक है ना? ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। खुर्रम ने खुसरो की खुशी छीन ली थी, बिल्कुल छीन ली थी खुशी। ठीक है ना, उसने तो एक दिन अंधा करवाया था सांझा ने। चलो आगे बात सुना, ये जोधा अकबर जो मूवी निकली थी उनका काम पैसे कमाना था बेटा। फिर मैं आपको अब आमेर जयपुर पढ़ाऊंगा तब बातें और बता दूंगा। तो जोधाबाई कहा गया था, ये देखो, जगत गोसाई और जहांगीर से उत्पन्न संतान कौन सी थी? खुर्रम। ये खुर्रम कौन सा? शाहजहां। राजस्थान के वो दो महानतम शासक जो राजपूत वीरांगनाओं से उत्पन्न हुए, जहांगीर और दूसरा खुर्रम यानी शाहजहां। ठीक है, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं, कोई अतिशोक्ति को नहीं कुछ। ये देखो, राजपूत शासकों की पुत्री से उत्पन्न संतान जिनका विवाह मुगलों से हुआ और जो मुगल बादशाह बने, कौन कौन सा था? मारवाड़ में उदय सिंह ने जहांगीर से जगत गोसाई का विवाह किया, बिंटिंगर पैदा हुए बिंगो नाम के खुर्रम शाहजहां। जयपुर का आमेर का राजा बारमल था, उसने हरखाबाई शाहीबाई का विवाह अकबर से किया था। अब टिंगर पैदा हुए बिंगो के नाम मुस्लिम या जहांगीर। राहुल तैयारी रखो बेटा, एग्जाम कभी हो सकता है। बहुत अच्छी बात है राकेश। अब आ जाता है इसके बाद दो शासक और बेटा, सूर सिंह और गज सिंह, एक एक बात है। ठीक है, सूर सिंह ने स्वाई की उपाधि मुगल शासक अकबर ने दी थी बेटा सूर सिंह को। ठीक है, अकबर और जहांगीर की सेवा में रहा था कौन? सूर सिंह। छोटे छोटे इनके बारे में ज्यादा है नहीं। गज सिंह दल थम्मन की उपाधि धारण करने वाला गज सिंह था। इस कौन सी उपाधि? दल थम्मन की उपाधि धारण। हाँ सर, हमारे सर ने 10वीं क्लास में जोधाबाई ही बताया था, गलत नहीं बताया था, सही है। मैं सुबह ही बेटा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा राजस्थान अध्ययन की बुक पढ़ रहा था, कक्षा 10 की गाइड थी, पेज नंबर मुझे याद आ रहा है 54, 54 पेज नंबर है या 55 पेज नंबर है। उस 54 या 55 पेज नंबर पर मोटा राज उदय सिंह के बारे में लिखा हुआ है, पहले पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ के अंदर, शायद 54-55 पेज नंबर पे, कि मोटा राज उदय सिंह ने अपनी बेटी जगत गोसाई जोधाबाई का विवाह अकबर से किया था। ठीक है ना? हाँ, जहांगीर से किया था। ठीक है, हाँ, लेकिन अब बेटा इसको हटाना है आपको धीरे धीरे। ठीक है ना? तो आप वो मत मान लेना
जोधपुर की राजकुमारी होने के कारण जोधाबाई, कहीं नाम नहीं मिला वहां पर, दलथमन की उपाधि दी गई थी। अब देखो बेटा, गज सिंह के दरबार में थी एक अनारकली। ये जितनी अनारकली है ना, ये प्रेमिका ये बहुत खराब करती है ना। गज सिंह का जोधपुर के ख्यात में लिखा हुआ है कि छुप करके एक प्रेमिका प्रेम किया करती थी अनारकली। उस अनारकली का नाम क्या था बेटा? अनारा बेगम। के नाम उठाबरो? अनारा बेगम नाम था। ठीक है। गज सिंह के 3 लड़के थे, अमर सिंह राठौड़, आंचल सिंह और जसवंत सिंह। आंचल सिंह आंचल में मारा गया, बचपन में मृत्यु हो गई थी। हाँ, देखो, गज सिंह के 3 लड़के बताएं, अमर सिंह राठौड़, आंचल सिंह और जसवंत सिंह। गज सिंह की प्रेमिका क्या थी? अनारा बेगम। किसी के पास नंबर नहीं था, व्हाट्सएप कॉल दोनों के पास में, गज सिंह और अनारा बेगम। अनारा बेगम का कांटेक्ट किसके साथ में था? गज सिंह के साथ में। अमर सिंह राठौड़ को पता चल गया कि मेरे पापा ने खराब गुण करने लग रही है अनारा बेगम। ठीक है, इसी कारण माय डैडी, मेरा बापू मेरी मां से बात कम करता है। गज सिंह के बारे में जसवंत सिंह को पता था कि पापा जब से ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? अनारा बेगम। और बापू किसका कहना मानेंगे? अनारा। जसवंत सिंह इसकी हेल्प करनी शुरू कर दी बेटा अनारा बेगम को। मौसी कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है, आपको पापा घर पे सबसे ज्यादा याद करते हैं, मौसी मौसी। इसको यह लग गया भाई जसवंत सिंह लड़का ठीक है। अमर सिंह राठौड़ और अनारा बेगम की खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। गज सिंह को अनारा बेगम ने कहा कि मैं चाहती हूं अमर सिंह राठौड़ राजा ना बने। राजा कौन बने? जसवंत सिंह। अनारा बेगम ने हाथों हाथ डन कर दिया। आई प्रोमिस यू, तू कहेगी उसे ही राजा बनाएंगे, और बता, तू आदेश कर। किसको कहा? अनारा बेगम को। और अनारा बेगम ने ऐसा आदेश किया बेटा, अनारकली ने अमर सिंह राठौड़ को पद से वंचित करवा दिया। सत्ता किसको मिल गई? सत्ता मिल गई मेरे बच्चों जसवंत सिंह को। आपसे पूछ ले कि मुगल्स, अरे सॉरी, महाराजा मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के राजा गज सिंह ने किसके कहने पर जसवंत सिंह को सत्ता दे दी थी? अनारकली के कहने पर। अनारकली बोले तो अनारा बेगम के कहने। तो अमर सिंह राठौड़ वैसे बेटा थोड़े उदंड प्रवृत्ति के थे। ठीक है, हाँ, ये कई बार शराब वगैरह पीनी, ड्रिंक करनी, दरबार में आ जाया करते थे कई बार। ठीक है, किसी की सुनते ही नहीं थे, ये मन में हुआ तब दरबार में चले आते थे, है ना। और गज सिंह ने कहा यार कुछ तो बापू की इज्जत किया कर, दरबार में बैठा हूँ, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, कुछ तो इज्जत मान मर्यादा रखा कर। उसने कहा सॉरी डैडी। कई बार दरबार में आ जाता, खुद आता अपने बेली दोस्त, और आपको क्या प्याकड़ों के बेली दोस्त ऐसे ही होते हैं, है ना। हाँ, एक बार तो दरबार में पहुंच गया बेटा फुल पिक कर, बापू कैसे हो। बापू को गुस्सा आ गया, बापू ने बाहर भेज दिया कि तू बाहर चल। उसके बाद में निष्कासित कर दिया गया था। तो ये कहां चला गया था? नागौर की तरफ। तो नागौर परगना किसने दिया था बेटा? शाहजहां ने दिया, और राव की उपाधि से सम्मानित किया था। ये अमर सिंह राठौड़ वही है जिसने मतीरे की राड़ की थी। किसके लिए राड़ की थी? मतीरे की राड़ 1644, बिल्कुल पूजा। ये मैं आपको जब बीकानेर वाला भाग पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे। अब आ जाओ जसवंत सिंह के बारे में। कहते हैं गज सिंह की जो मृत्यु होती है ना वो आगरा में होती है। कहां पर होती है? आगरा में। तो इनका राज्य अभिषेक कहां पे हुआ था? आगरा में। महाराजा की उपाधि धारण की थी बेटा, ठीक है ना। महाराजा की उपाधि धारण करने वाला, राजा की उपाधि धारण करने वाला, राजा की उपाधि दी गई थी, वो कौन थे? जसवंत सिंह थे। ठीक है, और किसने दी थी गुरुजी? शाहजहां ने उपाधि दी थी। देखो, महाराजा की उपाधि शाहजहां ने दी जसवंत सिंह को। पहली बार राज्य अभिषेक कहां पे हुआ था? आगरा में। उस समय कितनी आयु थी? 12 वर्ष की आयु में थी। और उस समय इनके पास में किसको नियुक्त किया गया था? राज सिंह कुंपावत को मंत्री बनाया गया था। राज सिंह कुंपावत को मंत्री बनाया। राज सिंह कुंपावत की छत्री है कागा में। राज सिंह कुंपावत को मंत्री बनाया। कहते ये बीमार रहते थे तो एक ज्योतिष ने कहा कि किसी बलि दी जाए, तो राज सिंह कुंपावत हंस करके आगे आया था कि मेरी बलि लीजिए। ठीक है, तो वो राज सिंह कुंपावत, इसको क्या बनाया गया था? मंत्री बनाया गया था। जोधपुर में राज तिलक 14 वर्ष की आयु में राजा बने। उस समय लगभग इनके पास में 7,000 का मनसब था, 4,000 जात, 4,000 स्वार।
ठीक है। मृत्यु के समय इनके पास में कितना मनसब था गुरुजी? 7,000। मनसब जानोगे बेटा क्या होते हैं? घुड़सवार। जात और स्वार, जात होती है पैदल सेना, स्वार होती है घुड़सवार सेना। ठीक है, इसमें कई होते हैं बेटा। राज सिंह कुंपावत की छत्री, कागा जोधपुर में। अनार बहुत हुआ बेटा। अब देखो, महाराजा जसवंत सिंह ने युद्ध लड़ा था बेटा, एक युद्ध का नाम आता है धर्मत का युद्ध, 1658। कौन सा युद्ध आता है? जसवंत का युद्ध, सॉरी धर्मत का युद्ध, उज्जैन में पड़ता है। धर्मत के युद्ध में मुगल शासक शाहजहां के पुत्रों के बीच में उत्तराधिकारी युद्ध थे। चाहे धर्मत का युद्ध हो, चाहे खजुआ का युद्ध हो, है ना, चाहे दोराई का युद्ध हो, बहादुरगढ़ का युद्ध हो, ये युद्ध लड़े गए थे। उस युद्ध के अंदर धर्मत युद्ध में महाराजा जसवंत सिंह की क्या भूमिका थी? तो याद रख लेना, धर्मत का युद्ध 1658 में हुआ और इस युद्ध में मुगल शासक शाहजहां के पुत्र औरंगजेब और दारा शिकोह, दोनों माँ सगे भाई, दोनों के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध में दारा शिकोह का साथ देता है जसवंत सिंह। कहते हैं इस युद्ध में दारा शिकोह की हार हो जाती है। कासिम खान नामक व्यक्ति होता है जो विश्वासघात कर लेता है, अपनी सेना औरंगजेब की तरफ मिला लेता है और जब युद्ध हार गए तो हारने के बाद में महाराजा जसवंत सिंह घर जाते हैं। लेकिन कहते हैं जैसे ही घर गए तो इनकी रानी थी उदयपुर रानी, ठीक है, या जसवंत दे नाम मिलता है। उनको पता चला कि उसका पति युद्ध में हार करके घर आया है। हाड़ा रानी थी वो, हाड़ौती अंचल की। तो उसने क्या किया, द्वारपाल से कह दिया कि जोधपुर के तमाम दुर्ग के दरवाजे बंद कर दिए जाए। उन्होंने कहा कि राजा साहब आ रहे हैं, उनकी फूलों से आदर सत्कार के, नहीं वो राजा नहीं हो सकते, वो मेरे पति नहीं हो सकते। राजपूत का धर्म बनता है या तो युद्ध में जीत करके आएगा या फिर अपने प्राणों की आहुति दे देगा, ये कोई और नहीं है, मैं सती होने की तैयारी कर रही हूँ। उस समय जसवंत सिंह की माता भी वहीं थी, सॉरी जसवंत सिंह की सासू माँ और जसवंत दे की माता वहीं थी। उसने समझाया कि नहीं बेटा, ये है तो तेरा पति। गेट खोल करके देखा कि ज्वाई राजा ही है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि अंदर से हाईकमान का आदेश है, दरवाजा नहीं खुलेगा। आप सोच के देखिए, महाराजा जसवंत सिंह बाहर खड़े हैं और रानी साहिबा ने जोधपुर दुर्ग के घर के दरवाजे बंद कर दिए, वो राजा अंदर प्रवेश नहीं कर सका। फिर रानी साहिबा से प्रोमिस किया, वचन दिया कि इस बार अगर जसवंत सिंह युद्ध लड़ने जाएगा तो हमेशा युद्ध में जीत कर आएगा, अगर नहीं जीत पाया तो अपने प्राण वहीं प्रतिष्ठित कर देगा। तब जाकर के जोधपुर दुर्ग के दरवाजे खोले गए थे और कोई आदर सत्कार नहीं हुआ। और महाराजा जसवंत सिंह दरबार में पहुंचे तो कोई आदर सत्कार नहीं। और शाम के समय जब भोजन की बारी आई तो उस समय बेटा उन्हें पत्तल के बर्तनों में भोजन परोसा गया था, लकड़ी के बर्तनों में भोजन परोसा गया था और कहा गया कि महाराजा को धातु से डर लगता है, मिर्चा रगड़ के खवाई। और फिर भी महाराजा जसवंत सिंह नहीं बोले, मिर्च खानी नहीं, अच्छी है, देख लो, ऐसी भी होती थी। ठीक है, तो याद रख लेना, महाराजा जसवंत सिंह जो थे, इनकी पत्नी ने जोधपुर दुर्ग के दरवाजे बंद कर दिए थे। और एक आज की पत्नी है, कोई हाल है, अगर बाहर कोई लड़ाई हो रही है थोड़ा सा मुंह काट के देख ले कौन लड़ रहा है रे, इना आ जाओ, ज्यादा पहलवान ना बनो, 2 मुट्ठी हाडकी है, कोई कूट गिरे गो, वापस बुला लेते। और एक वो वीरांगनाएं हुआ करते थे। तो कौन सा राजा था? जसवंत सिंह। कौन सी पत्नी थी? जसवंत सिंह। कौन से दुर्ग के दरवाजे बंद किए थे? जोधपुर दुर्ग के दरवाजे। कौन से युद्ध में हार कर गया था? धर्मत के युद्ध में। विश्वासघात किसने किया बेटा? कासिम खान ने विश्वासघात किया था दारा शिकोह के साथ में। मारवाड़ जोधपुर के जसवंत सिंह की पत्नी जसवंत दे ने जोधपुर दुर्ग के दरवाजे बंद कर दिए थे। दोराई का युद्ध लड़ा गया 1659 में। दोराई के युद्ध में माड़ी है तो हाँ, दोराई का युद्ध लड़ा गया था ना, तो याद रखना, दोराई का युद्ध 2 भाई के बीच में हुआ था 1659 में। इस युद्ध में मुगल शासक अकबर की, औरंगजेब की जीत होती है और दारा शिकोह को कांकण के पठार पे बना हुआ कांकणवाड़ी किले में नजरबंद कर देता है। एक और नहीं लिखा हुआ बेटा, मैं खजुआ का युद्ध और लिख देता हूं। खजुआ युद्ध में तुजा के खिलाफ महाराजा जसवंत सिंह ने औरंगजेब का साथ दिया। महाराजा जसवंत सिंह ने औरंगजेब का साथ दिया। जसवंत सिंह ने औरंगजेब का साथ दिया, लेकिन साथ दिया नहीं था, शिविर लूट करके वापस आ गए थे।
ठीक है। फिर महाराजा जय सिंह ने विचार विमर्श करवाया था बेटा, ध्यान में रख लेना। ठीक है। जसवंत सिंह की प्रमुख पुस्तकें हैं बेटा, आनंद विलास, भाषा भूषण, गीता महात्म्य, प्रबोध चंद्रोदय, प्रोक्त शास्त्र, सिद्धांत सार, नायिका भेद। ये थोड़ा सा याद रखना, आनंद विलास, भाषा भूषण, गीता महात्म्य, प्रबोध चंद्रोदय, प्रोक्त शास्त्र, सिद्धांत सार, नायिका भेद, ये किसकी पुस्तकें हैं गुरुजी? महाराजा जसवंत सिंह की। जसवंत सिंह की मृत्यु कहाँ होती है? ये मृत्यु होती है बेटा 1678 के आसपास। जमरूद, अमरूद नहीं है, अरे अमरूद को नहीं, जमरूद लिखा हुआ है। जमरूद अफगानिस्तान में मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु हुई तो औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट चुका है। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु होती है 1678 में, और औरंगजेब ने क्या कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट चुका है। ये बात किसने बोली थी मेरे बच्चों? महाराजा जसवंत सिंह पर औरंगजेब ने। औरंगजेब की बेगमों ने कहा था कि आज शोक का दिन है, बादशाह का एक स्तंभ टूट चुका है। मुगल शासक औरंगजेब ने जोधपुर की भूमि को दूसरी बार खालसा भूमि घोषित कर दिया, और अमर सिंह राठौड़ के पोते इंदर सिंह से उस समय 36 लाख रुपए लेकर के जोधपुर दुर्ग ठेके पर दे दिया था। ठीक है, तो याद रख लेना। औरंगजेब ने जसवंत सिंह की मृत्यु पर कहा आज कुफर का दरवाजा टूट चुका है। 1678 में जोधपुर की भूमि को खालसा भूमि घोषित कर दिया। अमर सिंह राठौड़ के पोते इंदर सिंह को प्रशासक बना दिया था। ठीक है, अब याद रख लेना मुहणोत नैणसी के बारे में। बिल्कुल बेटा, बहुत ज्यादा कट्टर था औरंगजेब, और ये भी बहुत ज्यादा कट्टर था। और यहां पर कहते हैं, बिल्कुल वाकया सही लिखा है अमित ने, जब ये अफगानिस्तान में गया था ना, अफगानिस्तान भेजा गया था महाराजा जसवंत सिंह को, तो पीछे से औरंगजेब ने आदेश दिया कि जितने भी काफिरों के मंदिर है जाकर के तोड़ दो। यह संदेश जसवंत सिंह के पास में पहुंच गया था, और जसवंत सिंह ने ऐलान कर दिया था, औरंगजेब के पास में संदेश पहुंचा दिया कि जोधपुर में अगर मारवाड़ की भूमि एक मंदिर टूटा आपके कारण, तो यहां पर बहुत सारी मस्जिदें गिरेगी। ठीक है, अगर तू राजस्थान राजपुताने भाग के मारवाड़ भाग में तू मंदिर तोड़ेगा, तो तेरे काबुल अफगानिस्तान में एक भी मस्जिद नहीं बचेगी। तब औरंगजेब रुक गया था बेटा। फिर भी बेटा इसने बहुत सारे मंदिर तुड़वा दिए थे। मंदिर तुड़वा करके जो मस्जिद की नींव होती है, नींव के अंदर भरवा दिए थे अमित। ठीक है ना, ध्यान में रखना। मुहणोत नैणसी, ये याद रखना ना बेटा, मुहणोत जो नैणसी था, मुहणोत नैणसी ओसवाल परिवार में जन्मा था। मुहणोत नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने। मुहणोत नैणसी को राजस्थान में जनगणना का अग्रज कहा जाता है। जनगणना करने का काम मुहणोत नैणसी ने किया था। मुहणोत नैणसी के दो ग्रंथ है ऐतिहासिक, मुहणोत नैणसी ख्यात और मारवाड़ रे परगनारी विगत। तो मेरे बच्चों, मारवाड़ रे परगनारी विगत को कहा जाता है सर्व संग्रह राजपुताने का गजेटियर। पहले जब अपने नहीं बोलते गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर करवा के लाओ, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? सेम टू सेम वैसे ही याद रख लेना। बिल्कुल मंजू, मैं आपकी बेटा बात समझ रहा हूं, लेकिन मैं ये लिखवा करके कराऊंगा ना, तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा बेटा जो पीडीएफ है वो टाइप करवा दूं आपके लिए, इतना कर सकता हूं मंजू। ठीक है, इस चीज को आप भी समझो। आप पीडीएफ लिखे टाइम लगा है, लाइव स्ट्रीम खत्म हो वाली है। अच्छा, इससे क्या, चलो। मुहणोत नैणसी ख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत। फिर मेरे बच्चों याद है, राजस्थान के इतिहास को क्रमबद्ध लिखने का श्रेय किसको है? मुहणोत नैणसी को। लेकिन राजस्थान के संपूर्ण इतिहास को क्रमबद्ध लिखने का श्रेय किसको जाता है? वो जाता है बेटा मुहणोत नैणसी को। राजस्थान के संपूर्ण इतिहास को नहीं, क्रमबद्ध इतिहास लिखने का श्रेय मुहणोत नैणसी को। संपूर्ण इतिहास को क्रमबद्ध लिखने का श्रेय जाता है, वो जाता है बेटा आपके कर्नल टोड को। हाँ, औरंगजेब जिंदा था तब तक तो मजाल ही नहीं थी कोई मंदिर के हाथ लगा सके, लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई तो खूब मंदिर तुड़वाए थे बेटा। अमित तिवारी, बहुत अच्छा बेटा। दीपक, मैंने आपको आपको कल एक बात भी बोली थी शाम को, आपको याद होगा। मैंने कहा था बेटा कल एडजस्ट करना 1-2 दिन, है ना? हाँ, मैं टाइप करवा दूंगा, यही बात बोली थी। हाथों हाथ टाइप थोड़ी होगी मेरे लाडले। दे रखी है बेटा, आपसे ज्यादा मुझे फिक्र है दीपक, तू ना चिंता कर बेटा। मैंने तेरे को रिप्लाई किया था, मुझे याद आ रहा है, दीपक जायसवाल। अब पढ़ेंगे बेटा इसके बाद में अपने दुर्गादास राठौड़ के बारे में, और मैं चाहूंगा बेटा दुर्गादास राठौड़ आपको कल पढ़ाऊं अच्छी प्रकार। ठीक है ना? थोड़ी सी चीजें याद रख लेना दुर्गादास राठौड़ के बारे में। दुर्गादास राठौड़ का जन्म 1638 में हुआ था सालवा गांव में।
ठीक है। पिता का नाम आस्करण, माता का नाम नेतकंवर, जागीर कौन सी थी इनके पास में? लुणेवा। उपनाम दुर्गादास राठौड़ का यूलिसेस, अणबिंदियो मोती, मारवाड़ का उद्धारक, मारवाड़ का चाणक्य, राजपुताने का गेरिबाल्डी कहा जाता है। किसको? दुर्गादास राठौड़ को। बिल्कुल 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 1667 के अंदर तो संधि हुई थी बेटा महाराजा जसवंत सिंह के साथ में, ठीक है ना। महाराजा जसवंत सिंह और जसवंत सिंह उनके साथ में मिला था, लेकिन औरंगजेब को इस बात का पता नहीं था, ठीक है। और शिवाजी के साथ में मतभेद भी था, ठीक है, लेकिन औरंगजेब को पता नहीं था। यहां तक कि जो खजुआ के युद्ध है, सॉरी, जो औरंगजेब जब आपके 1664 के आसपास अटैक करवाता है शिवाजी, तो उस समय अपनी सेना जो थी ना, वो तक दे दी थी महाराजा जसवंत सिंह ने औरंगजेब शिवाजी को, ठीक है, पता नहीं चला था। उसमें प्रमुख भूमिका दुर्गादास राठौड़ की भी थी बेटा, ठीक है। ये देखो उपनाम मारवाड़ का उद्धारक, मारवाड़ का चाणक्य, राजपुताने का गेरिबाल्डी, राठौड़ों का यूलिसेस, अणबिंदियो मोती, राजपुताने का गेरिबाल्डी कहा जाता है, ठीक है। ये है बेटा वीर शिरोमणि वीर दुर्गादास राठौड़ की फोटो, ठीक है। इनके बारे में जितना पढ़ा जाए मेरे बच्चों उतना कम है, जितना पढ़ा जाए ना लाडलो उतना कम है। तो आप इनके बारे में पढ़ना, इसके बारे में चर्चा करूंगा कल। और ये बेटा पीडीएफ तो आपको एडजस्ट करना, बाकी मैं ना इसको टाइप करवा दूंगा, चिंता मत करना, मैं टाइप करवा करके अपलोड करवा दूंगा और मैं टेलीग्राम पे मैसेज भी आपको डाल दूंगा, ठीक है मेरे बच्चों। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, प्यार भरा लव यू, टेक केयर मेरे लाडलो। लगे रहो, डटे रहो बेटा, हिम्मत मत हारना, जोश जज्बे जुनून के साथ में डटे रहना और तैयारी को धार देते रहना, मेहनत करते जाना। थैंक यू सो मच।